नमस्कार। हाँ। सोचिए जरा, हम प्राचीन हिमालय की शांत वादियों में हैं। हाँ। आचार्य कश्यप ऋषि का आश्रम, और वहां ज्ञान की प्यास लिए एक युवा शिष्य देवदत्त पहुंचता है। अच्छा। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा है, ये दुनिया, ये जीवन आखिर बना कैसे है। वो पदार्थ विज्ञानम, मतलब अस्तित्व के जो मूल तत्व हैं, उनके रहस्य को समझना चाहता है। आचार्य मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हैं, और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की ज्ञान की खोज। बिल्कुल। आज हम आचार्य कश्यप और देवदत्त के उसी संवाद से प्रेरणा लेकर आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे विषय कारण द्रव्यों पर चर्चा करेंगे। कारण द्रव्य। हाँ, ये वो 9 या कुछ लोग कहें तो 10 मूलभूत तत्व हैं जिन्हें आयुर्वेद सृष्टि और हमारे अस्तित्व का आधार मानता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है। अच्छा। ये तो स्वास्थ्य और जीवन को समझने की एक तरह से कुंजी है। और हमारी ये चर्चा द्रव्य विज्ञानीयम, आयुर्वेद का पदार्थ और अस्तित्व का दर्शन नाम के ग्रंथ के उद्धरणों पर आधारित है। जी। ये ग्रंथ भी गुरु शिष्य संवाद के रूप में ही लिखा गया है। हमारा मकसद इन प्राचीन अवधारणाओं को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं। तो चलिए आचार्य कश्यप के आश्रम में चलते हैं और देखते हैं कि देवदत्त ने पहला सवाल क्या पूछा होगा। मुझे लगता है देवदत्त ने शायद सबसे पहले यही पूछा होगा, गुरुवर, ये जो सब कुछ हमें दिखता है, महसूस होता है, इसका मूल क्या है? सही बात है। इस पर आचार्य ने उसे शायद एक सोने के अयस्क का पत्थर दिखाते हुए द्रव्य का कॉन्सेप्ट समझाया होगा। द्रव्य, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? देखिए, सरल शब्दों में कहें तो द्रव्य वो है जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, अपना वजूद। हाँ, वो किसी और चीज पर निर्भर नहीं है। उसी में गुण रहते हैं, क्वालिटीज होती हैं, और वही किसी कार्य या बदलाव का, मतलब एक्शन या चेंज का आधार बनता है। जैसे वो सोने का अयस्क। हाँ बिल्कुल, उसका अपना वजूद है, उसमें पीलापन, भारीपन जैसे गुण है, और उसी से फिर गहने जैसा कार्य होता है ना? हाँ। महान ऋषि कणाद ने कहा भी है, गुणवान द्रव्यम तत्प्रोक्तम कार्याधारो महर्षि भी ही। अच्छा। यानी जिसमें गुण हो और जो कार्य का आधार हो वही द्रव्य है। और ये सिर्फ ठोस चीजें नहीं है। नहीं, अति सूक्ष्म कण से लेकर, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल से लेकर बड़ी व्यापक शक्तियों तक सब द्रव्य हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई द्रव्य की बात, लेकिन ये सृष्टि बनी किन द्रव्यों से है? यहीं पर पंच महाभूत का जिक्र आता है ना? हाँ बिल्कुल। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सुनने में ये 5 तत्व जैसे लगते हैं। हाँ, ये सृष्टि के मूलभूत निर्माण खंड माने गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग प्राचीन भारतीय दर्शन इनकी उत्पत्ति को थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे कुछ उपनिषद मानते हैं कि ये परम तत्व, मतलब ब्रह्म से एक क्रम में उत्पन्न हुए। ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी, एक के बाद एक। हाँ। वहीं न्याय वैशेषिक दर्शन इन्हें अलग अलग स्वतंत्र मानता है। सांख्य योग दर्शन प्रकृति के विकास क्रम में इनकी उत्पत्ति बताता है। यानी एक ही सत्य को देखने के कई नजरिए थे उस समय। बिल्कुल। पर आयुर्वेद के लिए इन पंचभूतों का क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ बाहरी दुनिया के तत्व हैं? यहीं पर देखिए, आयुर्वेद का दृष्टिकोण बहुत अनूठा और व्यवहारिक हो जाता है। चरक और सुश्रुत जैसे महान आचार्यों ने कहा, पंचभूत समुद्भूतः शरीरम। इसका मतलब हमारा शरीर इन्हीं 5 महाभूतों से बना है। ये सिर्फ बाहरी तत्व नहीं है, हमारे भीतर की सच्चाई है। अरे वाह! तो हमारे अंदर भी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं। ये कैसे काम करते हैं? बिल्कुल है। इन्हें इनके गुणों से समझ सकते हैं। जैसे आकाश महाभूत। आकाश। हाँ, इसका मुख्य गुण है शब्द, और इसका स्वभाव है खालीपन, मतलब स्पेस देना, रुकावट न डालना, जिसे अप्रतिघात कहते हैं। शरीर में कहाँ है ये खालीपन? शरीर में जितने भी खाली स्थान है, जैसे कोशिकाओं के बीच की जगह, पेट में, फेफड़ों में, नाक कान के छेद, वो सब आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हल्कापन लाता है। कहा भी है, श्रव्य गुणम तस्य, शब्द इसका गुण है। समझ गया। और वायु? हवा की तरह? हाँ, वायु का गुण है स्पर्श, और स्वभाव है गतिशीलता, मूवमेंट। साथ ही हल्कापन, सूखापन। शरीर में गति? हाँ, शरीर में हर तरह की गति, सांस लेना, खून का बहना, नर्व इम्पल्स का चलना, मलमूत्र का निकलना, ये सब वायु तत्व के कारण है। स्पर्श गुणम गतिकारक, स्पर्श इसका गुण है और गति देना इसका काम।
फिर आती है अग्नि। इसका मतलब तो आग ही होगा, शरीर में आग। ठीक समझे। अग्नि का गुण है रूप, जिससे हम देखते हैं, और स्वभाव है गर्मी, तीखापन, परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन कैसे? हमारे शरीर में पाचन क्रिया, जिसे जठराग्नि कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, शरीर का तापमान, देखने की शक्ति, यहाँ तक कि हमारी बुद्धि की चमक, ये सब अग्नि तत्व के कारण है। रूप गुणम तापनियम, रूप इसका गुण और गर्मी देना, रूपांतरण करना इसका स्वभाव। अच्छा। और जल, जल जल का गुण है रस यानी स्वाद, और स्वभाव है तरलता, लिक्विडिटी, चिकनाई, भारीपन और चीजों को जोड़ना। शरीर में तरल पदार्थ। हाँ, शरीर के सारे तरल पदार्थ, खून, लिम्फ, लार, कोशिकाओं के अंदर का पानी, ये सब जल तत्व हैं। ये पोषण देता है, चिकनाई बनाए रखता है। रस गुणम तरलत्वम, रस इसका गुण और तरलता इसका स्वभाव। और आखिर में पृथ्वी। पृथ्वी का गुण है गंध और स्वभाव है भारीपन, स्थिरता, सॉलिडिटी, कठोरता। तो शरीर का ढांचा। बिल्कुल, शरीर का जो भी ठोस ढांचा है, हड्डियां, मांसपेशियां, दांत, नाखून, बाल, ये सब पृथ्वी तत्व की देन है। ये शरीर को आधार और स्थिरता देता है। गंध गुणम स्थैर्यम, गंध इसका गुण और स्थिरता इसकी विशेषता। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारा पूरा शरीर इन 5 तत्वों का ही खेल है एक तरह से। हाँ, तो स्वास्थ्य का मतलब शायद इन्हीं का संतुलन हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आयुर्वेद मानता है कि स्वास्थ्य इन पंचभूतों के संतुलन पर निर्भर करता है और रोग इनके असंतुलन से पैदा होते हैं। अच्छा। हमारा भोजन, हमारी दवाइयाँ, हमारी जीवन शैली, सब कुछ इन तत्वों को प्रभावित करता है। 5 महाभूतों के अलावा आचार्य कश्यप ने देवदत्त को और किन कारण द्रव्यों के बारे में बताया होगा? देखिए, 5 महाभूत तो सृष्टि के पदार्थ रूपी आधार हुए, है ना? हाँ। लेकिन इन्हें गति और व्यवस्था देने वाली और फिर इन्हें अनुभव करने वाली शक्तियां भी तो हैं। इनमें प्रमुख हैं काल यानी समय, हाँ। और दिक् यानी दिशा या स्थान। काल यानी समय, ये तो हम रोज अनुभव करते हैं। पर आयुर्वेद इसे एक द्रव्य, एक सब्सटेंस क्यों मानता है? अच्छा सवाल है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार काल सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है। तो क्या है? ये एक सक्रिय शक्ति है, एक एक्टिव फोर्स। इसका शाब्दिक अर्थ ही है क्षेप करना या विभाजित करना। ये निरंतर बहता रहता है, खुद नहीं बदलता, पर सब कुछ बदल देता है। सब कुछ बदल देता है। हाँ, ये हर जगह है और सब कुछ इसी के नियम में बंधा है। मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, महीना, ऋतु, साल, ये सब काल के ही अलग अलग रूप या माप है। लेकिन स्वास्थ्य के नजरिए से काल का क्या महत्व है? टाइमिंग का बहुत गहरा महत्व है। आयुर्वेद मानता है कि रोग एक खास समय पर बढ़ते या घटते हैं। जैसे सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ जाना, है ना? हाँ, होता है। दवा का असर सही समय पर लेने से ही होता है। हमारी दिनचर्या मतलब डेली रूटीन और ऋतुचर्या यानी सीजनल रूटीन कि किस मौसम में कैसा खान पान और रहन सहन हो, ये सब काल पर ही आधारित है। अच्छा। इलाज की सफलता भी सही समय पर निर्भर करती है। एक सूत्र है, कालेन सर्वम परिवर्तते, समय से सब कुछ बदलता है, इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समझ गया। अब बात करते हैं दिक् की, यानी दिशा या स्थान, स्पेस। ये कैसे एक द्रव्य है? दिक् वो तत्व है जो हर चीज को स्थान देता है, एक तरह से जगह देता है, आधार देता है। ये खुद स्थिर है, इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, लेकिन इसी से हमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे जैसी दिशाओं का बोध होता है। और आयुर्वेद में दिशा का क्या काम? क्या ये सिर्फ नक्शा देखने के लिए है? नहीं नहीं, आयुर्वेद में इसका भी व्यावहारिक उपयोग है। सच में? कैसे? रोग के निदान में ये जानना महत्वपूर्ण हो सकता है कि दर्द या लक्षण किस दिशा में फैल रहा है। कुछ औषधियों का लेप या तेल मालिश, जिसे अभ्यंग कहते हैं, वो किस दिशा में करनी चाहिए, इसका भी विधान है। अच्छा। यहाँ तक कि प्राचीन समय में स्नान या मल त्याग के लिए भी दिशाओं का विचार किया जाता था। और मर्म चिकित्सा तो आपने सुनी होगी। हाँ, सुना है, वाइटल पॉइंट्स वाली। हाँ, उसमें शरीर के कुछ खास संवेदनशील बिंदुओं की सटीक दिशा और स्थान जानना जीवन रक्षक हो सकता है। कहा भी गया है, दिग्दर्शने व्याधि ज्ञानम, दिशा के ज्ञान से रोग का ज्ञान हो सकता है। पंचभूत, काल, दिक्, ये बाहरी दुनिया और व्यवस्था की बात हुई, पर अनुभव करने वाला कौन है? मतलब ये सब महसूस कौन कर रहा है?
आचार्य ने आत्मा और मन के बारे में क्या बताया होगा? हाँ, अब हम और गहरे उतर रहे हैं चेतना और अनुभव के स्तर पर। आचार्य कश्यप ने शायद पानी में चांद के प्रतिबिंब का उदाहरण दिया होगा। चांद का प्रतिबिंब? हाँ, जैसे पानी में दिखने वाला चांद असली चांद नहीं, सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है, वैसे ही हमारा शरीर और इंद्रियां असली मैं नहीं है। तो असली मैं कौन है? असली मैं तो आत्मा है। आत्मा, इसके क्या लक्षण बताए गए हैं? आत्मा के लक्षण बताए गए हैं, ये नित्य है, मतलब हमेशा रहने वाली, शाश्वत। चेतन है, मतलब जानने वाली, कॉन्शियस। अनंत है, हर जगह मौजूद है और इसे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। और ये कितनी तरह की है? ये 2 तरह की मानी गई हैं, परमात्मा यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस और जीवात्मा यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इसका स्थान कहाँ माना है शरीर में? इसका स्थान मुख्य रूप से हृदय में माना गया है, जहां से चेतना पूरे शरीर में फैलती है। चरक ऋषि कहते हैं, आत्मा के 3 गुण हैं, ज्ञान यानी जानना, इच्छा यानी चाहना और प्रवृत्ति यानी करना। ज्ञान कैसे होता है? मतलब हम चीजों को जानते कैसे हैं? इसकी क्या प्रक्रिया है? इसकी एक प्रक्रिया बताई गई है। हमारी इंद्रिय, जैसे आंख, किसी विषय जैसे फूल के संपर्क में आती है। ठीक है। फिर मन का ध्यान उस पर जाता है और अंत में आत्मा को उसका अनुभव या ज्ञान होता है। तो चारों का जुड़ना जरूरी है। हाँ, इंद्रिय, विषय, मन और आत्मा, इन चारों के जुड़ने से ही ज्ञान संभव है। ये तो बहुत गहरा है। इसी संदर्भ में एक पुरुष शब्द भी आता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ आदमी के लिए है? नहीं, आयुर्वेद में पुरुष शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है, सिर्फ लिंग तक सीमित नहीं। ये व्यक्ति या अस्तित्व को दर्शाता है और इसके कई पहलू बताए गए हैं। जैसे चिकित्सक पुरुष, वो व्यक्ति जिसका इलाज किया जा रहा है, यानी शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा का समूह। राशि पुरुष, ये वो विचार है कि व्यक्ति ब्रह्मांड का छोटा रूप है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो नियम ब्रह्मांड में काम करते हैं वही शरीर में भी। अच्छा, कॉस्मिक पैरेलल। हाँ। फिर कर्म पुरुष, वो व्यक्ति जो अपने कर्मों का फल भोगता है। और श्रद्धात्मात्मक पुरुष, जो शरीर की 6 या 7 मूल धातुओं से बना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अच्छा, तो ये दिखाता है कि आयुर्वेद व्यक्ति को कितने अलग अलग स्तरों पर देखता है। बिल्कुल। आत्मा और पुरुष के बाद अब आते हैं मनस, यानी मन पर। इसे ज्ञान का केंद्र कहा गया है। हाँ, मन एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्रव्य है। इसके लक्षण हैं ज्ञान प्राप्त करना, सोचना, विचारना, शक करना, निर्णय लेना, याद रखना। ये इंद्रियों और आत्मा के बीच एक पुल का काम करता है। इसे और किन नामों से जाना जाता है? इसी के लिए बुद्धि, चित्त, हृदय जैसे शब्द भी इस्तेमाल होते हैं संदर्भ के अनुसार। मन के बारे में त्रिगुण की बात बहुत होती है, सत्व, रज, तम। ये क्या है? हाँ, त्रिगुण। ये मन की 3 मौलिक प्रवृत्तियां या ऊर्जाएं हैं जो हमारे स्वभाव और व्यवहार को तय करती हैं। कौन कौन सी? पहला है सत्व। ये प्रकाश, ज्ञान, पवित्रता, शांति और संतुलन का गुण है। सात्विक मन शांत, स्थिर और खुश रहता है। अच्छा। दूसरा है रज। ये क्रिया, गति, इच्छा, जुनून और बेचैनी का गुण है। राजसिक मन चंचल होता है, महत्वाकांक्षी होता है, पर उसमें तनाव और क्रोध भी जल्दी आता है। और तीसरा है तम। ये अंधकार, जड़ता, अज्ञान, आलस्य और मोह का गुण है। तामसिक मन सुस्त, भ्रमित और थोड़ा नकारात्मक होता है। तो हर व्यक्ति में ये तीनों होते हैं? हाँ, हर व्यक्ति में ये तीनों गुण होते हैं, बस उनका अनुपात अलग अलग होता है। और वही उसकी मानसिक प्रकृति, मतलब मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। और मन का स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? सीधा असर। हाँ। आयुर्वेद मानता है कि मन और शरीर गहरे जुड़े हैं। साइकोसोमैटिक जिसे कहते हैं। हाँ। मन की उथल पुथल जैसे तनाव, चिंता, गुस्सा, ये पाचन अग्नि को कमजोर कर सकती है, जिससे शरीर के दोष यानी वात, पित्त, कफ असंतुलित हो जाते हैं और रोग पैदा होते हैं। इसीलिए मानसिक शांति को स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी माना गया है। कहा भी गया है, मनस सर्वेंद्रियाणाम अधिपति। मन सभी इंद्रियों का स्वामी है। भोजन का भी असर होता है मन पर? बिल्कुल। सात्विक भोजन मन को शांत करता है, राजसिक भोजन उत्तेजना बढ़ाता है और तामसिक भोजन आलस्य और भारीपन लाता है। तो ये हुए 9 कारण। द्रव्य पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिग, आत्मा और मन। ये मिलकर पूरी सृष्टि और हमारे अनुभव को बनाते हैं।
क्या कोई 10वां द्रव्य भी है? आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, लेकिन ये सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है। इसे एक तत्व माना गया है जिसका स्वभाव है चीजों को ढकना, मतलब आवरण डालना, भ्रम पैदा करना यानी मोह, अज्ञान और भारीपन लाना। तो ये अच्छा नहीं माना जाता होगा? नहीं, आयुर्वेद में इसे नकारात्मक माना गया है। ये मानसिक स्पष्टता को कम करता है, गलत निर्णय करवाता है और शारीरिक स्तर पर कफ दोष और आलसी को बढ़ाता है। एक सूत्र भी है, तमसः प्रभावे कफस्य वृद्धि। तम के प्रभाव से कफ बढ़ता है। इन सभी द्रव्यों को समझने का व्यवहारिक फायदा क्या है? क्या हम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, यही तो आयुर्वेद की खूबसूरती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। कैसे? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे पंचभूत, अपने भोजन को इन तत्वों के नजरिए से देख सकते हैं। अगर शरीर में भारीपन लग रहा है जो पृथ्वी और जल तत्व से आता है, तो हल्की चीजें खाएं जिनमें आकाश और वायु तत्व हों। अच्छा। अगर शरीर में गर्मी बड़ी है, मतलब अग्नि तत्व, तो ठंडी तासीर वाली जल तत्व वाली चीजें लें। दवाइयां भी इन्हीं तत्वों के संतुलन पर काम करती हैं। और काल, अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या को समय के अनुसार ढालना, कब सोना, कब उठना, किस मौसम में क्या खाना, ये सब जानना, और हाँ, सही समय पर दवा लेना। और दिक् यानी दिशा? दिक्, साधारण चीजें जैसे मालिश किस दिशा में करनी है या सोते समय सिर किस दिशा में रखना बेहतर है, इसका भी विचार किया जा सकता है। और जैसा मैंने कहा, मर्म चिकित्सा में तो दिशा और स्थान का ज्ञान जान बचा सकता है। और आत्मा मन, ये समझना कि हमारी मानसिक स्थिति, वो जो त्रिगुण बताए, सत्व रज तम, वो हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। सकारात्मक सोच, ध्यान और विश्वास का महत्व जानना, ये सब प्रैक्टिकल है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि ये हजारों साल पुराने विचार आज के विज्ञान से भी कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। क्या ऐसी कोई समानताएं हैं? हाँ, है, और ये काफी रोचक है। बताइए। जैसे पंचभूत, इनकी तुलना पदार्थ की अवस्थाओं से की जा सकती है। ठोस यानी पृथ्वी, द्रव यानी जल, गैस यानी वायु। अग्नि को ऊर्जा या एनर्जी समझ सकते हैं और आकाश को स्पेस या फील्ड्स। ये तत्वों के बजाय फंक्शनल प्रिंसिपल्स जैसे लगते हैं। और काल, इसका संबंध आज की बायोलॉजी में सर्केडियन रिदम से जुड़ता है, हमारी भीतरी जैविक घड़ी, और जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल से भी। और त्रिगुण, इन्हें हम आधुनिक मनोविज्ञान में पर्सनालिटी टाइप्स, मूड स्टेट्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स के संतुलन से जोड़कर समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे शायद सेरोटोनिन सत्व से जुड़ा हो, एड्रेनलिन रज से, और मेलाटोनिन तम से। ये बस एक तुलना है, एग्जैक्ट नहीं। दिलचस्प है। और मन की कार्यों की तुलना मस्तिष्क के फंक्शन से की जा सकती है। जैसे निर्णय लेना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है, भावनाएं लिम्बिक सिस्टम से जुड़ी हैं। मन शरीर का संबंध, जिसे साइकोसोमैटिक कनेक्शन कहते हैं, और न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की बदलने की क्षमता, ये आधुनिक अवधारणाएं आयुर्वेद के विचारों से काफी मेल खाती हैं। इसका मतलब ये प्राचीन ज्ञान आज की जो समग्र चिकित्सा है, मतलब होलिस्टिक मेडिसिन, हाँ, या व्यक्तिगत चिकित्सा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, बिल्कुल, जीवन शैली चिकित्सा, लाइफस्टाइल मेडिसिन और मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए भी प्रासंगिक है। निश्चित रूप से आयुर्वेद का व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उपचार करना, जीवन शैली पर जोर देना और मन शरीर के गहरे संबंध को समझना, ये सब इन्हीं मूल कारण द्रव्यों की समझ पर आधारित है। ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसी का हिस्सा है। तो आज आचार्य कश्यप और देवदत्त के संवाद के माध्यम से हमने समझा कि आयुर्वेद का द्रव्य विज्ञानियम कैसे सृष्टि और जीवन को देखता है, एक जटिल पर आपस में जुड़े हुए सिस्टम के रूप में। हाँ, एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम। पंचभूत, काल, दिक्, आत्मा, मन, त्रिगुण, ये सब मिलकर हमारे अस्तित्व का ताना बाना बुनते हैं। जैसा आचार्य ने देवदत्त से कहा होगा, ये सिर्फ जानने की बातें नहीं, जीवन जीने और समझने का नजरिया है। बिल्कुल, और यही हमें आज के हम सब के लिए एक गहरे सवाल पर लाता है। क्या सवाल? सवाल ये है, ये प्राचीन ज्ञान जो सृष्टि के मूल तत्वों और उनके आपसी रिश्तों की इतनी गहरी समझ देता है, आज के भागदौड़ भरे जीवन और स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझते हुए हमारे व्यक्तिगत जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे मददगार हो सकता है? एक महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ये गुरु शिष्य संवाद हमें ज्ञान की उस अविरल धारा की याद दिलाता है, जहां ज्ञान सिर्फ लिया नहीं जाता, उसे जिया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है।
उसी भावना के साथ जैसे शांति पाठ में प्रार्थना की जाती है कि हम साथ मिलकर सीखें, हमारा ज्ञान तेजस्वी हो और हमें कभी द्वेष न हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।